तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में बेसिक ग्राफ्स बनाना सीख लिए थे। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनको आपको सॉल्व करना होता है ग्राफ से, है ना। तो आपसे बोला जाएगा कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का स्क्वायर है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आपको 80 ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब 80 ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो आपको पता है कि एक ये वाई एक्सिस की जगह ए है और एक्स एक्सिस की जगह हमें टाइम लेना है, और आपको पता चल रहा है कि अगर ये y की जगह है, ये x की जगह है, तो इसमें से एक की पावर 2 है और दूसरे की पावर 1 है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें किसी एक की पावर 1 और दूसरे की पावर 2 होती है तो पैराबोला बनता है। लेकिन ये कैसा पैराबोला बनेगा भाई, तो आप देखो यहाँ पर जो पैराबोला होता है वो सिमेट्रिक टू जिसकी पावर 1 होती है उसके सिमेट्रिक होता है, तो a के एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अब स्माइलिंग फेस की क्राइंग फेस, तो देखो यहाँ पे साइन बताएगा, अगर पॉजिटिव साइन है तो स्माइलिंग फेस है, नेगेटिव साइन होता तो क्राइंग फेस है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन है तो हम ऐसे स्माइलिंग फेस बनाएंगे। लेकिन आपको पता है कि नेगेटिव टाइम नहीं बनाया जाता, इसलिए मैं इसको डॉटेड बना रहा हूँ। तो मेन जो आपका ग्राफ दिखाई देगा वो ये सॉलिड लाइन वाला दिखाई देगा, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये अपना 80 ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर होगा, आपको जो ऑप्शन में दिखाई देगा ग्राफ वो केवल इतना दिखाई देगा, नेगेटिव टाइम वाला नहीं दिखाई देगा, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है। ये उसके बाद फिर हम बात करें तो भाई इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें v इज इक्वल टू टी स्क्वायर दिया और आपको vt और at ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है। तो vt के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो vt तो ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन की जगह v है और टाइम की जगह तो टाइम है ही, तो इसमें भी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, v के अराउंड पैराबोला होगा और स्माइलिंग फेस होगा। नेगेटिव टाइम हमें बनाना नहीं है, तो पॉजिटिव टाइम में ये बनाएंगे, नेगेटिव टाइम वाला हटा देंगे तो सिर्फ ये ग्राफ हो जाएगा। तो ये आपका vt ग्राफ है ना बच्चों। और उसके बाद यहाँ पर आपका अगर दूसरा ग्राफ देखेंगे, फर्स्ट ग्राफ है, सेकंड ग्राफ आपसे पूछा है at ग्राफ, लेकिन a एक्सेलरेशन हमें चाहिए पड़ेगा, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो v दिया है तो v से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो बच्चों, dv बाई dt से। एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे मिलेगा 2t, तो a इज इक्वल टू 2t आ गया। अब देखो बच्चों a की मैक्सिमम पावर भी 1 है और b की मैक्सिमम t की मतलब x की मैक्सिमम पावर भी 1 है। भाई a इज इक्वल टू 2t हो गया ना ये, तो इसकी भी मैक्सिमम पावर 1, इसकी मैक्सिमम पावर 1, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये आपको देख के ही समझ में आना चाहिए तुरंत। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं बेसिक ग्राफ समझा चुका हूँ। तो इसकी मैक्सिमम पावर 1, इसकी मैक्सिमम पावर 1, तो स्ट्रेट लाइन बनना है। अच्छा यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो मतलब दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन और इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो बच्चों एंगल जो होगा वो एक्यूट होगा, ये हमें समझ में आता है। तो ये ग्राफ है, लेकिन ये कितने एंगल पर है, इसका स्लोप क्या है वो आप बता सकते हो। तो t के साथ x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो आपका स्लोप होता है m, या फिर उसी को हम tan थीटा बोलते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू है 2, तो थीटा जो एंगल है कितने एंगल से इंक्लाइंड है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2, है ना बच्चों। तो आप ये भी बता सकते हो कि जो थीटा इंक्लिनेशन है स्ट्रेट लाइन का वो है tan इनवर्स 2, है ना। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। तो अगर ऐसे आपको इक्वेशन दी जाए तो आप बहुत आसानी से इस टाइप से ग्राफ बना सकते हैं ना बच्चों। अब बेसिकली हमने बेसिक ग्राफ्स पढ़ लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक मीनिंग क्या होता है बहुत सारे ग्राफ का, फिर हम ग्राफ के कन्वर्जेंस देखेंगे, है ना बच्चों। तो ये जल्दी से लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, अब ग्राफ वाले सवाल को सॉल्व करने से पहले, ग्राफ के सवाल सॉल्व तभी होंगे जब आपको ग्राफ को रीड करना आएगा। तो पहले हम रीडिंग ऑफ ग्राफ सीखेंगे ना। तो मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ की रीडिंग जो स्टैंडर्ड है उनको सिखा देता हूँ, फिर बाद में हम कोई भी ग्राफ के लिए उनको सॉल्व करेंगे, है ना। उससे पहले आपको कुछ चीजें याद पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप xt ग्राफ की बात करें, xt यानी y एक्सिस में बच्चों x हो और x एक्सिस में बच्चों टाइम हो, तो इसको हम बोलते हैं xt ग्राफ, है ना। तो ऐसे ग्राफ आपके क्या कहलाते हैं बच्चों, xt ग्राफ। पोजीशन टाइम भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस टाइम भी बोल सकते हैं ना। तो तीनों में कुछ भी ये आ सकता है। अब मान लो ये ग्राफ ऐसा है, कुछ भी है, कर्व है, जो भी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने ऐसा ग्राफ बना लिया। लेकिन अगर मैं इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे स्लोप की बात करूं, टेंजेंट, ये थीटा, तो ये tan थीटा क्या होगा बच्चों, अगर मैं स्लोप की बात करूं m की, tan थीटा, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका स्लोप, क्या होगा, ये आपका स्लोप है।
तो आपको याद होगा कि किसी भी ग्राफ में, वाई एक्स ग्राफ में, अगर किसी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना होता तो उस टेंजेंट का एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ tan थीटा निकालना होता है। ये आपको पता है, इस पॉइंट पे हमने इसका स्लोप निकाला। और या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, याद करो बच्चों, dy बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे y की जगह कौन आ गया है, x, और x की जगह कौन आ गया, टाइम। आपको ये चीज याद होगी बच्चों, है ना। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस टाइम होता तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बाई टाइम। तो इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चों, मीटर पर सेकंड। यानी कि आपका xt ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है बच्चों, वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड तो यूनिट वेलोसिटी की होती है ना। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया भाई, क्या चीज, कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ बच्चों क्या देता है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड दे देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी देगा, पोजीशन टाइम ग्राफ है तो भी ये वेलोसिटी देगा, है ना। तो xt ग्राफ का स्लोप तो हमें भैया वेलोसिटी देता है, ये हमें बात समझ में आई, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका यहाँ पे xt की जगह ये vt ग्राफ होता, vt ग्राफ में मतलब क्या है अब, कि y की जगह कौन लेता बच्चों, v, और टाइम x की जगह कौन लेता, टाइम। अब ये कोई भी ऐसे yt ग्राफ है मान लो, तो इसमें भी वैसे ही आप अगर स्लोप निकालेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर थीटा, तो ये जो tan थीटा है इसको क्या लिखा जाएगा भाई, dy बाई डी एक्स, लेकिन ये dy की जगह v है, बाई dx की जगह यहाँ पे t है, तो dv बाई dt आ रहा है बच्चों। ये dv बाई dt क्या होता है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये कुछ एक्सेलरेशन जैसा दिख रहा है, यस। तो हमारा दूसरा पॉइंट हमें समझ में आया कि जब जब हम vt ग्राफ देखेंगे तो जो vt ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ वो हमें बच्चों एक्सेलरेशन बताता है, इट गिव्स अस एक्सेलरेशन। यानी कि vt ग्राफ दिया है और अगर हमें एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें क्या निकालना चाहिए बच्चों, उसका स्लोप निकालना चाहिए ना। तो ये बात भी आपको क्लियर होगा। फिर हम कुछ और पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट, रीडिंग से पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास फिर से एक vt ग्राफ है, ये v है और ये टाइम है, और मान लीजिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये 0 सेकंड और ये मान लीजिए एक t टाइम पे t सेकंड्स। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कोई v है, तो आप देखो यहाँ पर अगर इसका एरिया निकाला जाए बच्चों, आपको एरिया निकालना तो आता ही होगा, 9th में आपको सिखाया गया होगा। नहीं आता तो आप ऐसे देखें, 0 सेकंड से t सेकंड तक एरिया मार्क करना है, तो इसके परपेंडिकुलर एक वो खींचो बच्चों, और ग्राफ को जहां कट कर रहा है वहां कट करो, यहाँ से एक पैरेलल टू y एक्सिस, v एक्सिस खींचो, या यहाँ पे कट कर रहा है वहां मार्क कर लो। अब x एक्सिस मतलब यहाँ टाइम एक्सिस, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में और ग्राफ के बीच में जो एरिया कवर हो रहा है उसी को हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। तो आपको अगर याद है बच्चों, तो ऐसा कुछ आपने सीखा था इंटीग्रेशन में, अगर इंटीग्रल y dx है तो ये ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली हमें क्या देता है, एरिया अंडर कर्व, है ना बच्चों, ये एरिया अंडर कर्व देता है। तो अगर आप सोचो कि आप यही चीज इसमें करो, इसके बीच का एरिया निकालो, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करे जरा, तो एरिया अंडर अगर vt कर्व देखें आप, vt कर्व, तो ये आपको क्या देगा बच्चों, देखो आप जरा, तो यहाँ पे ये v इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ इनटू t, तो ये मीटर पर सेकंड और ये सेकंड, तो दोनों कैंसिल करोगे तो ये आंसर आएगा मीटर्स में, मतलब ये देगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड टाइम होता तो डिस्टेंस देता, या फिर डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो चेंज इन पोजीशन, डेल्टा एक्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज देता है भाई, vt कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, वही vt कर्व का एरिया जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन देता है, और अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो ये आपको डिस्टेंस देता। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल v dt, ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों। अगर आप इसके फॉर्म में लिखें इंटीग्रेशन, तो वो v कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल t टाइम को लिखा है, लेकिन अगर ये कोई कर्व होता तो v का फंक्शन लगता, तो आप अगर इंटीग्रेशन करते तो आपको क्या मिलता बच्चों, डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन। यानी कि आपको तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ से पता चल रही है ग्राफ्स में, कि आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर कर्व, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है
चेंज इन पोजीशन देता है, या उसी को इंटीग्रल वी डी टी बोलते हैं। और वी टी ग्राफ का जो स्लोप है किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पे वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है ना। तो ये भी हमें समझ में आया। चौथी चीज जो समझने वाली है, अगर आपका ग्राफ एटी ग्राफ है बच्चों, ये ए और ये टी, और ये एटी ग्राफ कुछ ऐसा 0 सेकंड से टी सेकंड, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू ए है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मान लीजिए, है ना। फिर बाद में अपन जनरलाइज कर लेंगे। तो अगर आप इसका एरिया निकालो तो इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा आपको, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर एटी कर्व, मतलब एक्सेलरेशन टाइम कर्व का जो एरिया है वो आपको क्या देगा भाई, क्या प्रोवाइड करेगा। तो देखो आप एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई टाइम जो है बच्चों वो सेकंड में, तो ये आपका क्या देगा बच्चों, सेकंड सेकंड कैंसिल, तो मीटर पर सेकंड, मतलब ये वेलोसिटी देगा। लेकिन आप इसको ऐसे याद रखें कि ये चेंज इन वेलोसिटी देगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो उसके बाद का एरिया, जो एरिया आपने निकाला है वो उसके बाद का मिलता, तो ये इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी का चेंज है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी देता है। कई किताबों में इसको वेलोसिटी लिख देते हैं, तो वो याद रखना वो तब होता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, नहीं तो ये चेंज इन वेलोसिटी देगा बच्चों, आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसकी ये बात हमेशा याद रखना, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ए डी टी। तो ए डी टी का एरिया, एटी कर्व का जो एरिया है बच्चों वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे फिर से आप चाहो तो लिख लो, जो एरिया अंडर कर्व एटी ग्राफ है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो आपने देखो क्या क्या सीखा कि भाई पहली चीज तो कि आपका जो एक्स टी ग्राफ का स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, वीटी ग्राफ का वही एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन देता है, और वही एटी ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी देता है ना। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आप बोल सकते हो फाइनल वेलोसिटी देता है। आई होप आपको ये पॉइंट बच्चों क्लियर होंगे, है ना। तो यहाँ इसको एक शॉर्ट में लिख लेते हैं, और इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे आप ऐसे बॉक्स बना लो, इस तरीके से इसको हमेशा याद रखना। ये आपके पास बच्चों एक्स टी ग्राफ है, यहाँ पे आपके पास ये वी टी ग्राफ है लेट्स सपोज, और यहाँ पे आपके पास ए टी ग्राफ है बच्चों। तो ये ऐसे बॉक्स बना के इसको याद रखना, ये भूलने वाली चीज नहीं है, ये बड़ा हेल्प होगी, ये बहुत काम आने वाला है। तो एक्स टी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे ऐसे लिख लो, अगर आप स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, अगर आप वीटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, एटी मिलेगा, और अगर आप एटी ग्राफ का एरिया निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और अगर आप वीटी ग्राफ का एरिया निकालोगे तो वापस से पोजीशन डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा, या चेंज इन पोजीशन मिलेगा। ये चेंज इन वेलोसिटी देगा, ये चेंज इन पोजीशन देगा। तो आई होप आपको ये डायग्राम हमेशा अब याद रहेगा, है ना। तो स्लोप के लिए आपको पता है कि आपको dy बाई डी टी करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन स्लोप के लिए, है ना बच्चों, और एरिया के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये भी आपको पता ही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, है ना बच्चों। अब कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि सर वो तो ठीक है कि इसका स्लोप इसका एरिया, इसका स्लोप इसका एरिया निकाला, लेकिन हमने कहीं पे भी बात नहीं की किसके स्लोप निकालने की, एटी ग्राफ का। क्यों नहीं की भाई, एक्चुअली में आप निकालने के लिए मैथमेटिकली निकाल सकते हो एटी ग्राफ का स्लोप, और ये एक टर्म भी देता है, ऐसा नहीं कि कुछ देता नहीं है। एक टर्म होता है जर्क, बाद में जब आप इंजीनियरिंग वगैरह अगर करोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये जर्क अभी हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, ना ही इसकी कोई जरूरत होती है, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा करते ही नहीं है। तो इसको निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा जो हमें रिक्वायर्ड है। वहीं कई बच्चे सोचते हैं कि एक्स टी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों ये भी आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देता जो हमें रिक्वायर्ड है, मतलब हमारे कोई काम का नहीं है। मैथमेटिकली निकालना है तो निकाल सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये आपको कोई कुछ देगा नहीं भाई। इसका अगर एरिया निकाल लोगे आप एक्स टी का तो मीटर सेकंड आएगा यूनिट, तो वो हमारे किसी काम की क्वांटिटी नहीं होती है, इसलिए इसको निकाला मैथमेटिकली जा सकता है बट उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए एटी ग्राफ का स्लोप नहीं निकालते हम, ना उसकी चर्चा करते हैं, और एक्स टी ग्राफ का ना ही एरिया चर्चा करते हैं, ये कोई क्वांटिटी भी नहीं देता है, इसलिए तो इसकी चर्चा तो बिल्कुल ही नहीं की जाती है। बाद में हायर लेवल की फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं
तो जर्क की बात जरूर होती है, लेकिन फिलहाल हमारे अभी किसी काम का नहीं है ना। तो बच्चों इसलिए एक्सटी ग्राफ के स्लोप की बात की जाती है, एटी ग्राफ के एरिया की बात करते हैं। लेकिन वीटी ग्राफ को देखो आप, इसके दोनों ही चीजें आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है और उसका एरिया आपको चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो तीनों ग्राफ में भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है तो आपको शायद समझ में आ रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ वीटी ग्राफ होता है। इसलिए किसी भी सिचुएशन को जब एनालिसिस करना होता है तो हम वीटी ग्राफ को बनाकर ही एनालाइज करते हैं। वीटी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसकी दोनों चीजें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देती है। तो आप याद रखेंगे कि इन तीनों ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो होने वाला है वो वीटी ग्राफ होने वाला है। कभी भी आप किसी क्वेश्चन में फंसे, ग्राफिकल क्वेश्चन हो, तो उसमें वीटी ग्राफ के बारे में जरूर सोचें, है ना, क्योंकि अगर उसका यूज करोगे तो वो हमेशा क्वेश्चन को आसान बनाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम डिफरेंट ग्राफ्स की रीडिंग करेंगे और मतलब समझेंगे। देखिए बच्चों, अब ग्राफ को रीड करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं। अभी तो आपने देखा किसका स्लोप क्या देता है, किसका एरिया क्या देता है ना, लेकिन मैंने आपको जब स्लोप पढ़ाया था बेसिक मैथ्स में, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि 8 प्रकार के ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं चीजों को समझने के लिए, है ना। तो वो एक बार जरा यहाँ पे रिवाइज कर लो ताकि आगे हम उसको यूज कर पाए। तो मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप की स्ट्रेट लाइन, 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका नेचर आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो वो 4 टाइप की स्ट्रेट लाइन क्या होंगी बच्चों? देखो, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ कभी भी देखोगे आप, मैं तो यहाँ पे वाई एक्स के फॉर्म में बना रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे वाई की जगह कुछ भी होगा, एक्सेलरेशन, पोजीशन, टाइम और आपका वेलोसिटी और टाइम, यहाँ पर एक्स की जगह टाइम होगा, और आगे जब देखेंगे तो एक्स की जगह एक्स भी हो सकता है, या ए भी ग्राफ होगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स चेंज होंगे बट ग्राफ का मीनिंग तो वही रहेगा। तो वो 4 प्रकार की स्ट्रेट लाइन बच्चों याद रखो। सबसे पहले तो आपकी ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक्यूट एंगल बना रही है, थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। याद करो मैंने इसके स्लोप के बारे में क्या कहा था, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा ही कांस्टेंट होता है, ये आपको याद होगा। तो मैंने कहा था कि इसका जो स्लोप है बच्चों, जब एक्यूट एंगल बनाती है तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है, पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है। वैसे ही आपका जो दूसरा टाइप का स्ट्रेट लाइन था बच्चों, उसको जब हम बनाते थे तो वो कुछ इस तरीके से थी। तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो ये जब ऑब्ट्यूज एंगल बनाती थी बच्चों, थीटा जब ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा तो अभी भी जो स्लोप है वो तो कांस्टेंट है ऑब्ट्यूज एंगल पर, बस अंतर क्या आ रहा है कि इसके स्लोप के बारे में आप क्या बोलोगे कि इसका स्लोप नेगेटिव हो जाता है एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, है ना बच्चों। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइंस में स्लोप को कंपेयर करना है तो दोनों में फिसल के देखो, जिसमें तेज फिसलोगे उसका स्लोप ज्यादा है और जिसमें कम तेज फिसलोगे उसमें स्लोप कम है। फिर मैंने आपको इसी में थर्ड वाला ग्राफ बताया था कि अगर आपको ऐसा ग्राफ दिखाई दे भाई, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप क्या होता है बच्चों? आपको याद होगा 0। तो इसका स्लोप 0 होता है, इसका कोई भी स्लोप नहीं होता क्योंकि इस पे बैठोगे तो आप फिसलोगे ही नहीं। फिर 4 टाइप का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता था वो ऐसा होता था। तो मैंने कहा था ये 4 प्रकार की स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप याद रखेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसका जो स्लोप होता था बच्चों वो इन्फिनिटी होता था। फिर आपको किसके बारे में भी याद रखना है? 4 टाइप्स ऑफ कर्व्ड लाइंस, कर्व्ड लाइंस, है ना, कर्व्ड लाइन ग्राफ्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? पहला आपको मैंने बताया था कि जो वाई एक्सिस के टूवर्ड्स मूव कर जाता है, स्माइलिंग फेस पैराबोला, है ना। तो याद करो इसका स्लोप, इसके लिए स्लोप क्या करते थे आप? तो इसका एक्यूट एंगल ही बनता है बट इसमें फिसलना बढ़ता जा रहा है, तो इसका इस टाइप के ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है। तो इसका स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव है। फिर मैंने आपको बताया था सेकंड कि भाई यहाँ पे दूसरा टाइप का जो ग्राफ हो सकता है वो ऐसा हो सकता है जो टूवर्ड्स एक्स एक्सिस मुड़ जाए, है ना बच्चों। तो यहाँ पे जब ये टूवर्ड्स एक्स एक्सिस मुड़ जाएगा तो यहाँ पर देखो इसका जो स्लोप है वो अभी भी पॉजिटिव है बट धीरे धीरे इसमें फिसलना कम होता जा रहा है। तो इस केस में ऐसा ग्राफ में आप बोलोगे कि स्लोप पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है। उसके बाद थर्ड टाइप का जो आपका ग्राफ था बच्चों वो मैंने आपको बताया था, ये आपका वाई एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस।
अगर इस नेचर का ग्राफ मिल जाए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप्स, तो देखो ये कैसा हो जाएगा, इसका स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, फिसलना कम होते जा रहा है, बट स्लोप नेगेटिव है। तो हम इसका बोलेंगे कि इस टाइप के कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है। ये देख के आपको अब आना चाहिए ना, एंड डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि अब इन चीजों का यूज करने वाले हम अच्छे से। और जो चौथा टाइप का आपका कर्व ग्राफ था, मैंने बस रिवीजन करा दिया है ताकि आपको याद आ जाए चीजें, है ना। तो जिसका इसका माउथ अवे फ्रॉम ओरिजिन था, तो एक दूसरा कर्व होगा ऐसे जिसका माउथ टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो इसका स्लोप कैसा होगा बच्चों, अगर आप देखो तो स्लोप बढ़ रहा है धीरे धीरे और नेगेटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो इसके स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप नेगेटिव है एंड इंक्रीजिंग है। तो ये चारों कर्व के नेचर आपको याद रखना अच्छे से, है ना। और ये 4 तरीके की स्ट्रेट लाइन, तो टोटल 8 कर्व हैं। अगर बच्चों ये आपको याद रहेंगी तो ग्राफ के अच्छे से अच्छे सवाल आप बहुत आसानी से करोगे। अभी करेंगे हम सवाल, कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाता है, बट ये याद रहेगा तो ग्राफ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो ये सबसे टफ सेक्शन लगता है बच्चों को, काइनेमेटिक्स, पूरी काइनेमेटिक्स में ग्राफ आसानी से बनते नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे फॉलो करोगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग ऑफ ग्राफ्स। तो इसमें सबसे पहला जो बहुत सारे हम ग्राफ्स देखेंगे उसको रीड करना सीखेंगे, फिर बाद में क्वेश्चंस करेंगे। रीडिंग तो आनी चाहिए तभी तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो बहुत सारे ग्राफ्स को रीड करना सीखेंगे वो है फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, दैट इज एक्सटी ग्राफ्स। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्सटी ग्राफ्स का जो रीडिंग अभी हम करेंगे ये किस किस के लिए वैलिड है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ होगा उसके लिए भी वैलिड है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो उसके लिए भी वैलिड है, और अगर ऐसी नेचर का आपको डिस्टेंस टाइम दिखता है तो उसके लिए भी ये वैलिड होंगे जो हम रीडिंग देखेंगे। तो इसमें पहला आपका एक्सटी ग्राफ्स है। तो इसमें पहले केस में एक्सटी ग्राफ में फर्स्ट केस, अगर इस टाइप का एक्सटी ग्राफ है बच्चों तो इससे क्या समझेंगे हम, ये एक्स और ये टी। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा ग्राफ है एक्स नॉट, इसका मतलब ये है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, आपको समझ में आ रहा होगा इसका मीनिंग भी, कि बच्चों यहाँ पे इसका स्लोप 0 है तो वेलोसिटी तो 0 हो गई, ये तो आपको क्लियर है। मैंने बताया था अभी स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इसका स्लोप 0 है। स्लोप 0 है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी तो बच्चों 0 है इसकी। और आप खुद भी देखो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे भी एक्स नॉट पे था, फिर 1 सेकंड पे भी एक्स नॉट पर है, 2 सेकंड पे भी एक्स नॉट है, उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है। ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ है। तो इसका मतलब यहाँ पे बॉडी जो है बच्चों वो रेस्ट पर है, और किस पोजीशन पे है तो एट एक्स नॉट है। तो इसका मतलब हम ये समझे कि इसका जब हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे तो हमें ये पता चला कि इस ग्राफ से हम ये समझेंगे कि बॉडी इज एट रेस्ट, एट एक्स नॉट पे। अगर आप यहाँ पे सिचुएशन बनाए तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि बच्चों ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पार्टिकल एक्स नॉट दूरी पर टाइम चेंज हो रहा है और यहाँ पे वो पार्टिकल रेस्ट पर है। तो ये इसका मीनिंग हुआ, एक्सप्लेनेशन हुआ, है ना। तो बड़ा ही सिंपल था ये, तो आपको आई होप क्लियर होगा। फिर हम यहाँ पे अगर दूसरे उसकी बात करें ग्राफ की, तो दूसरा ग्राफ अगर आपको ऐसे दिखाई देता है एक्सटी ग्राफ, तो इसका क्या मीनिंग होगा, इससे क्या समझेंगे आप। अगर मान लीजिए ऐसे किसी एंगल थीटा पर ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो अगर स्ट्रेट लाइन पे, तो आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी बच्चों कि यहाँ पर जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, और स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब जितने टाइम में डिस्टेंस है हर इंटरवल में, इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, तब ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और वैसे भी आप वेलोसिटी के बारे में सोच सकते हो, कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप सोचें तो इसका स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है बच्चों वो पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है, और वो राइट की डायरेक्शन में जा रही है ना। पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, और 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 टाइम से। कहां से बच्चों, ओरिजिन से। ये हमें इसकी मीनिंग समझ में आई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम origin, body starts from origin and is moving with uniform speed
टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, है ना, क्योंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव को जनरली हम क्या बोलते हैं, टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, है ना, और राइट साइड को हम पॉजिटिव मानते हैं अमूमन, है ना, ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है अगर कुछ ना बोला गया हो। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इसी पर इसको अगर हम सिचुएशन ड्रॉ करें तो ये आपका ओरिजिन है, तो पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और कांस्टेंट रफ्तार v से चल रहा है ना, कांस्टेंट रफ्तार निकालना है तो इसका स्लोप निकाल लो tan थीटा, तो वो आपका आ जाएगा। और ये राइट की तरफ ही है, ये हमेशा ऐसे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन बच्चों कैसा है, 0 है। और ये कभी भी अब घर को लौट के नहीं आएगा, घर को लौट के आने का मतलब ओरिजिन पे वापस नहीं आएगा, ये ओरिजिन से जाएगा तो बस एक बार निकल जाएगा, तो ये अपने घर पे कभी भी लौट के नहीं आएगा, तो सीधा ये आगे बढ़ता जाएगा कांस्टेंट स्पीड से। ये हमें ये ग्राफ जानकारी देता है, यानी कि एक्सटी ग्राफ जब भी स्ट्रेट लाइन हो, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस हो, तो बॉडी अगर वो ओरिजिन को कट कर रहा है तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता रहेगा और कभी भी वापस नहीं आएगा, है ना। तो आई होप आपको इसका मीनिंग भी समझ में आया होगा इस टाइप के ग्राफ का, है ना। अब थर्ड ग्राफ देखें तो उसका मीनिंग हम निकालें, उसका मतलब क्या होगा, तो ये आपका बच्चों इस तरीके से, लेट्स सपोज आपका ग्राफ जो है एक्सटी ग्राफ वो ऐसा है इस तरीके से। तो आप इस ग्राफ में देखो जरा कि अगर आप यहाँ पे सेम इंटरवल लोगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलग है, पोजीशन अलग अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग हुआ है, और अगर यहाँ पे वही सेम इंटरवल लोगे आप, देखो बच्चों, तो यहाँ पे कुछ अलग ही डिस्प्लेसमेंट है, इससे ज्यादा हो रहा है सेम इंटरवल लेने पे, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसका जो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो कभी भी एक्सटी ग्राफ आपको कर्व्ड लाइन मिलती है तो ये बता रहा है कि वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट नहीं है, और वो आप स्लोप से भी देख सकते हो। आपको पता है कि इसका स्लोप जो है बच्चों वो पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है, इसलिए उतने ही इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा कवर कर रहा है ना। तो आई होप आपको इसका मतलब भी समझ में आया होगा। तो ये ऐसा पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट करता है और राइट की तरफ जाता है और इसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहती है और इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा बच्चों, हमेशा आगे जाता रहेगा और कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। तो इस ग्राफ का ये मतलब है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। इस ग्राफ का क्या एक्सप्लेनेशन देंगे बच्चों, कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ओरिजिन लिखना चाहिए, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अवे फ्रॉम ओरिजिन away from origin with increasing velocity है ना बच्चों। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है बच्चों अवे फ्रॉम ओरिजिन, उसी डायरेक्शन में आपको क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आप ऐसे लिख सकते हो। तो अगर इसकी सिचुएशन हम यहाँ पे बनाएं इसकी रीडिंग का, तो ये मान लीजिए ओरिजिन है, तो ओरिजिन से वो इनिशियल चालू करता है और इसकी रफ्तार लगातार ऐसे बढ़ते जाती है क्योंकि एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन अब 0 नहीं है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव। तो आपको पता है पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी और ये कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगा, है ना। तो आई होप आपको इसका मतलब भी बच्चों क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान देना भाई कि अगर बच्चों यहाँ पर ओरिजिन पर, अब कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ओरिजिन पे इसकी रफ्तार 0 है कि नहीं, तो आपको ओरिजिन पे स्लोप चेक करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आप ओरिजिन पे स्लोप चेक करें तो बच्चों इस स्लोप की कुछ वैल्यू है, मतलब यहाँ पे इस टेंजेंट की कुछ वैल्यू होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिन में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं है। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका कुछ स्लोप है। लेकिन वहीं पर अगर मैं इस टाइप का ग्राफ बनाऊं
तो इसको जब आप रीड करोगे तो वो इनिशियल स्लोप को देख के पता चलेगा कि स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो जीरो थी कि नहीं थी। जैसे मान लो कि एक्स टी ग्राफ, मैं आपको ऐसा ग्राफ दूं और यहाँ पे एक्स नॉट, और ये ग्राफ ऐसे हो, ऐसे इस तरीके का कर्व हो आपका बच्चों, तो आप ध्यान से देखो, तो अगर आप इनिशियल पॉइंट पे देखें t इक्वल टू 0 पर, तो ये जो है ये स्लोप बिल्कुल ऐसा फ्लैट है, ये टेंजेंट, तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस टेंजेंट से पता चल रही है कि 0 है। फिर वो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है, क्योंकि स्लोप इंक्रीज कर रहा है और स्लोप हमेशा पॉजिटिव है। ये दोनों ही कर्व एक जैसे हैं, बस अंतर क्या है कि इसमें इनिशियल स्लोप था, इनिशियल स्लोप 0 नहीं था, और इसमें क्या अंतर है कि इसमें इनिशियल स्लोप 0 हो गया, यानी ये बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, जबकि ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रही थी। तो ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और ओरिजिन से नहीं कर रही है, वो एक्स नॉट दूरी से कर रही है ना बच्चों। तो हम यहाँ पर इसका मीनिंग भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ग्राफ को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए भाई, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि बॉडी स्टार्ट्स, इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम x इज इक्वल टू एक्स नॉट, x इक्वल टू एक्स नॉट वाली पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है ना बच्चों, और फिर वो दूर जाते जा रहा है, मतलब राइट की तरफ जा रहा है विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, है ना। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये बॉडी जो है वो स्टार्ट करेगा एक्स नॉट से करेगा एंड मूव्स अवे फ्रॉम ओरिजिन, with increasing velocity and पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। और अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहो तो ये आपका ओरिजिन है बच्चों, याद रखेंगे इस बात को। अब पार्टिकल जो है वो एक्स नॉट से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है एक्सेलरेशन की वजह से, और वो राइट की तरफ जाएगा क्योंकि राइट की तरफ एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल जो 0 होता है तो वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मूव करता है, और ये आगे जाता जाएगा और कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये ग्राफ के मीनिंग बच्चों क्लियर होंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ग्राफ देखें, एक्सटी ग्राफ, और उसके मीनिंग की बात करें, रीडिंग की बात करें, तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये सॉरी मैंने एक्स लिख दिया, यहाँ पर टाइम होना चाहिए ना, एक्सटी ग्राफ की बात करें तो ये टाइम एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, फिफ्थ टाइप का जो ग्राफ हो सकता है आपका, मान लो इस टाइप से, ऐसा। अब इस ग्राफ से आप क्या समझेंगे भाई, इस ग्राफ से मतलब क्या है आपका, है ना। तो यहाँ पर मान लो ये चीज एक्स नॉट है, तो आप देखो कि यहाँ पर पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे तो एक्स नॉट है, और वो धीरे धीरे देखो कहीं किसी t1 टाइम पर, ये कोई t1 टाइम है, तो t1 टाइम पर वो वापस कहाँ आएगा, ओरिजिन पर। x की वैल्यू 0 हो गई ना, तो वो x नॉट से शुरू कर रहा है प्लस x नॉट से, और वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है। इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में। अब ये देखो, चेक करो, तो ये बात आपको स्लोप से ही पता चल रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। और वेलोसिटी कैसी है बच्चों, कांस्टेंट है, क्योंकि इसका स्लोप कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो वेलोसिटी नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है, और वो t इक्वल टू 0 से x नॉट से ओरिजिन पे पहुंचता है t1 टाइम में, फिर ओरिजिन से नीचे मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, और फिर वो जाता ही जाता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस ग्राफ का आपको मीनिंग भी समझ में आया होगा। तो हम अगर लिखना चाहें तो इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, बॉडी बच्चों स्टार्ट्स फ्रॉम x is equals to x naught and moving towards origin बच्चों ओरिजिन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है बच्चों वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये आपको समझ में आता है। और फिर उसके बाद फिर क्या करता है बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड पासेस ओरिजिन एट t1
and continues to move in negative direction, और कंटिन्यू करता रहता है और मूव करता रहता है कहाँ पे, नेगेटिव डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये चाहो तो आप यहाँ पे बना सकते हो भाई कि बच्चों ये वाला आपका पॉइंट ओरिजिन है, ये वाला आपका एक्स नॉट है, तो पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ ऐसे जाता है, तो t1 टाइम में बच्चों ओरिजिन में पहुंचता है, t = 0 पे यहाँ से चालू करता है और फिर ये ऐसे जाता जाता है और कभी भी लौट कर वापस नहीं आता, लेकिन अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये इस ग्राफ का मतलब है। अगर आपको ऐसा एक्सटी ग्राफ दिया जाए तो इस तरीके से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ग्राफ की रीडिंग कैसे कर रहे हैं, है ना। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको ग्राफ की रीडिंग करनी आनी चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर मैं और ग्राफ्स की बात करूं तो उसकी कैसे रीडिंग करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास ये ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस है, ये एक्स है, और इस टाइप से अगर आपको कोई ग्राफ दिया है, एक्सटी ग्राफ है ना बच्चों, तो आप ध्यान से देखो, तो अगर आप इसका इनिशियल स्लोप देखें t = 0 पर, तो इसका जो स्लोप है वो ऐसे पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा, मतलब इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, रेस्ट से, वो x0 से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे किसकी तरफ आ रहा है बच्चों, ओरिजिन की तरफ। और आप अगर ध्यान से देखें तो इसके स्लोप के बारे में, इसका स्लोप नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है, मतलब वो x0 से ओरिजिन की तरफ आ रहा है और उसकी रफ्तार बढ़ रही है ना, उसकी रफ्तार बढ़ रही है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, और स्लोप नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी भी उसकी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो वो उसकी रफ्तार बढ़ रही है। तो वेलोसिटी क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है और इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है। अब वेलोसिटी नेगेटिव है और एंड इंक्रीजिंग है, तो ये तो तभी हो सकता है जब एक्सेलरेशन का साइन सेम हो, तो एक्सेलरेशन का साइन भी कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। ये बात हमें समझ में आती है। तो इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं बच्चों, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट x = x0, x = x0 से चलना चालू करता है बच्चों, देन मूव्स विथ increasing speed towards origin, और उसकी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ओरिजिन की टूवर्ड्स वेलोसिटी नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो आप ये बोल सकते हो। और अगर आप सिचुएशन को ड्रॉ करो तो ये बच्चों ओरिजिन है इस तरीके से, और यहाँ से पार्टिकल x0 से चलना चालू करता है, x = x0 से, और ये ऐसे इसकी यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है बच्चों, पीछे की तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो इंक्रीजिंग स्पीड के साथ ये कहाँ पहुंच जाएगा, ओरिजिन पे पहुंच जाएगा, है ना। तो आई होप आपको इस ग्राफ का मीनिंग भी समझ में आया होगा। इसके बाद और अगर हम रीडिंग करें ग्राफ्स की, तो बच्चों 7th ग्राफ अगर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाए, है ना, जो एग्जाम में ग्राफ्स पूछे जाते हैं जिस टाइप के, मैं आपको उनकी रीडिंग करा रहा हूँ, तो एक बार आपको रीडिंग करने बन जाएगी तो रीडिंग वाले सवाल तो आपसे वैसे भी बन जाएंगे, और फिर दूसरा सवाल कन्वर्जन है, उसमें भी आपको आसानी होगी, है ना, इसलिए हम ये सीख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपका जो एक्सटी ग्राफ है बच्चों कुछ इस तरीके से, ये देखिए, तो ये मान लीजिए कि आपका t1 टाइम है, इसमें पार्टिकल x0 है, फिर ये t2 टाइम है, और फिर ये ग्राफ नीचे जा रहा है। तो अब इस टाइप का अगर ग्राफ है तो इसमें क्या, इससे क्या समझेंगे हम, तो इसको बच्चों आपको देखना पड़ेगा, इसको आपको डिवाइड करके तोड़कर सोचना पड़ेगा। पहले आप इस ग्राफ को 0 से t1 तक देखें, तो 0 से t1 इसका जो है बच्चों स्लोप वो पॉजिटिव है और कम हो रहा है, डिक्रीजिंग है, इस तरीके का ग्राफ है ना, तो ये स्लोप फिसलना कम होता जा रहा है, और क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है, तो ये स्लोप, ये वैसे भी मैंने आपको कर्व बताया था इसका नेचर, तो इसका स्लोप आपका कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसके एक्सप्लेनेशन में, तो पहला एक्सप्लेनेशन, पहला रीजन जहां के लिए स्लोप को किया जाएगा ना, तो इसको 1 लिख लो चाहो। तो फर्स्ट चीज, आपका जो टाइम है वो कहां से कहां तक लिया गया है, 0 से लेकर t1 टाइम तक,
तो अगर इसमें देखें तो इसके स्लोप के बारे में जो चर्चा की जाएगी तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है और वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है ना, और ओरिजिन पे कुछ स्लोप है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और वो पॉजिटिव है, बट इसका स्लोप कैसा बच्चों, डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तभी तो ऐसा होगा ना बेटा, तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो आपका क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी पॉजिटिव थी, t इक्वल टू जीरो पे जीरो नहीं थी, इनिशियल रफ्तार कुछ उसकी थी क्योंकि स्लोप है और वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है t1 टाइम तक क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब t1 टाइम पे आप देखो एट t1, तो बच्चों यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो जीरो हो चुकी है क्योंकि ये जो स्लोप है वो जीरो है, ये ऊपर वाले पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये स्लोप कैसा हो गया बच्चों, जीरो। तो सेकंड चीज हम बोल सकते हैं कि एट t1, जब t इक्वल टू t1 है, यहाँ पे इक्वल टू मत लिखो, t1 है, तब आपकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो चुका है। और आप सोचो ये वो वाला केस बन गया जब वो पार्टिकल यू टर्न लेगा। तो जब भी आपका xt ग्राफ में स्लोप जीरो होता है तो इसका मतलब आप ये समझ जाते हो कि वहां पे पार्टिकल ने यू टर्न लिया है क्योंकि वहां वेलोसिटी जीरो होता है। अब इसके पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, अब इसके बाद देखो इस ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है और नेगेटिव है, मतलब अगर आप देखें ध्यान से तो सिर्फ t2 टाइम के लिए नहीं, फिर t से बड़ा हो, अगर t जो है टाइम वो t1 टाइम से बड़ा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव है एंड इंक्रीजिंग है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तभी तो इंक्रीज करेगी स्पीड, है ना बच्चों। तो इस तरीके से वो इंक्रीज करता जाएगा और फिर कभी भी घर को लौट के नहीं आएगा। मतलब अगर आप इसको इस सिचुएशन में देखें तो ओरिजिन पे पार्टिकल जब है तो ओरिजिन से पहले वो राइट की तरफ जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ वेलोसिटी है क्योंकि कुछ स्लोप है, और धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज करती जा रही। फिर आपका एक्स नॉट पर ये पार्टिकल यू टर्न लेता है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा था और अब भी पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, तो अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ये इंक्रीज करने लगते हैं और t2 टाइम में वो ओरिजिन को टच करता है और फिर वो पीछे जाता जाता है, अब कभी लौट के नहीं आएगा। तो एक बार लौट कर आता है फिर उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आता है। तो ये जो है ये मोशन ये ग्राफ सजेस्ट कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इसका हमने कैसे एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन रीडिंग आनी चाहिए, नहीं तो फिर बड़ी गड़बड़ है। तो एक्सेलरेशन हमेशा ही नेगेटिव है। आपको देखिए बच्चों, और अगर मैं ग्राफ की बात करूं एक्सटी ग्राफ की रीडिंग की, तो आप 8th ग्राफ देखें आप, तो आपका एक्सटी ग्राफ ऐसे भी दिया जा सकता है, ये टाइम एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ऐसे बच्चों। तो ये आपका बच्चों t1 टाइम है, ये आपका t2 टाइम है। अब आप क्या कहेंगे, तो इसको अगर आप फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं। पहला, 0 से t1 टाइम के लिए, तो 0 से लेकर जब टाइम आपका t1 से लेस है, t1 पे तो आपको समझ में आ रहा है स्लोप जीरो हो गया तो वेलोसिटी तो जीरो हो गया, यानी कि ये नेगेटिव एक्स में चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और वेलोसिटी भी जो है बच्चों वो नेगेटिव है। लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है और इसका स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी जो है बच्चों वो नेगेटिव हो गई, मतलब पीछे की तरफ आया पार्टिकल, एंड डिक्रीजिंग है, मतलब उसकी स्पीड डिक्रीजिंग है स्पीड। तो एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा बच्चों, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि स्पीड अगर डिक्रीजिंग है और वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। उसके बाद आप t1 पे देखो तो t इक्वल्स टू t1 पर जो आपकी वेलोसिटी है वो जीरो हो चुकी है, और अगर थर्ड पॉइंट आप देखें तो t इज इक्वल्स टू t इज ग्रेटर देन t1 पर आप देखो तो ये स्लोप लगातार बढ़ रहा है, पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी और t2 को ओरिजिन को क्रॉस करेगी और फिर बढ़ती जाएगी एंड इंक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन तो आपका अभी भी पॉजिटिव है, तो इस केस में हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा। अगर आप इसमें बनाओगे तो इसमें उल्टा थोड़ा सा बनेगा, ऐसे ये आपका ओरिजिन था बच्चों, तो यहाँ से पार्टिकल लेफ्ट की तरफ गया, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, नेगेटिव है वो, देखो वहां पे स्लोप जीरो नहीं हो रहा है, और ये पीछे जा रहा है और उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिर उसने यहाँ पे बच्चों ये माइनस एक्स नॉट मान लो, तो माइनस एक्स नॉट पर उसने यू टर्न लिया है, वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, t1 टाइम हो चुका है, और वापस ये t2 टाइम पर अब स्पीड बढ़ेगी
क्योंकि एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो राइट की तरफ लग रहा था, तो अभी भी एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, तो ये स्पीड बढ़ेगी और कभी भी लौट कर अब वापस नहीं आएगा। तो ये इसका मोशन हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम ग्राफ की रीडिंग कैसे कर रहे हैं। जैसे एक और सिंपल से ग्राफ आपको रीड करा देते हैं और इसको हम खत्म करते हैं, फिर हम दूसरा ग्राफ देखेंगे। तो बच्चों अगर आपका एक्सटी ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया, तो अब क्या समझेंगे आप कि ये पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी पार्टिकल सब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे थे, और वो देखो तो इसका स्लोप के बारे में अगर देखो तो इसकी स्लोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है बट इंक्रीजिंग है। तो ऐसा तो तभी होगा जब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो, वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है, तो ऐसा तभी होगा जब एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में हो, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। और ओरिजिन से ये पीछे जा रहा है और हमेशा पीछे जाता रहेगा, है ना बच्चों। तो आप ये बोल सकते हैं। और अगर इसका ये वाला स्लोप देखें तो ये इनिशियल स्लोप 0 है, मतलब पार्टिकल की इनिशियल रफ्तार 0 है। तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, और फिर एक्सेलरेशन क्योंकि नेगेटिव है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और कभी भी फिर वो लौट कर नहीं आएगा, है ना। तो हम इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पर कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट at origin, then moves away from origin in negative direction with increasing speed, है ना बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। तो अगर आप इसका बनाना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, ये आपका ओरिजिन है बच्चों, और ये इनिशियल रफ्तार 0 थी, ये पार्टिकल अब यहाँ से ऐसे मूव करता है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, तो ये धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और पीछे की तरफ जाता जा रहा है, कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको कुछ आइडिया दिए हैं, कुछ ग्राफ्स बनाए हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी अब एक्सटी ग्राफ आएगा तो आप इस तरीके से उसको रीड कर सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो आई होप आपको बच्चों एक्सटी ग्राफ को रीड करना अब आ जाएगा, है ना। तो कोई भी एक्सटी ग्राफ है उसको अब आसानी से आप रीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सटी ग्राफ कवर कर लिया है, रीडिंग ऑफ एक्सटी ग्राफ हमने सीख लिया है ना। अब हम और ग्राफ्स को सीखेंगे। तो इसके बाद कौन से ग्राफ हमें सॉल्व करने हैं? वीटी ग्राफ। तो कुछ वीटी ग्राफ्स के भी मैं आपको रीडिंग करके बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो आप हेडिंग डालो एक्सटी के बाद यहाँ पर वीटी ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स या फिर वीटी ग्राफ्स, है ना। वेलोसिटी टाइम, और फिर मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम ग्राफ भी आप बना सकते हो, है ना। चलिए, पहला जो सबसे पहला ग्राफ है जिसको हमें रीड करना है, मान लीजिए ऐसा है आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी की एक्सिस, है ना। और बच्चों मान लीजिए ये ग्राफ है, तो इससे आप क्या समझे, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पैरेलल टू क्या है, टाइम एक्सिस है। तो यहाँ पे हर टाइम पर जो वेलोसिटी है वो उसका मैग्नीट्यूड सेम है ना, यानी कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को, कांस्टेंट स्पीड को। तो बच्चों ये जो पार्टिकल है ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन चेंज हो नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? 0। और ऐसे भी आप देख सकते हो कि जो वीटी ग्राफ का स्लोप है, मैंने आपको बताया है कि वो आपको एक्सेलरेशन देता है। तो इसका स्लोप देखो, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसका स्लोप 0 होता है, तो मतलब एक्सेलरेशन भी 0 होगा क्योंकि स्लोप भी 0 है। और अगर आप इसका एनालिसिस करें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये जो पार्टिकल है, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधा डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ कि ये पार्टिकल बच्चों किसी पॉइंट से जा रहा है, लेकिन अभी वीटी ग्राफ को देखकर आप ये नहीं बता सकते पार्टिकल ओरिजिन से जा रहा है कि कहाँ से जा रहा है ना, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये पार्टिकल एक्स नॉट से भी हो सकता है, ये पार्टिकल ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ से भी जा सकता है, राइट की तरफ से भी जा सकता है, ये हो सकता है ओरिजिन से जा। तो आप किसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते हो कि उसकी पोजीशन क्या थी, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में दी हो तो अच्छी है, नहीं दी हो तो आप उसको ओरिजिन से ही मान लिया करो, है ना, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। तो हम मान रहे हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और वो यूनिफॉर्म रफ्तार से वो
आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो पार्टिकल मोशन में है। और कैसा मोशन है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। और ये ऐसे चलता जाएगा, कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा, ये आपको बता रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो आपने जब ये एक्सटी ग्राफ देखा था, तो जब एक्सटी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस था, तो आपने बोला था कि पार्टिकल जो है वो बच्चों रेस्ट पर है ना, आपको याद होगा। और यहाँ पे यही ग्राफ जब vt का है, तो ये मोशन में है, रेस्ट पे नहीं है पार्टिकल, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता जा रहा है और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको दो ग्राफ एक जैसे दिख सकते हैं, बट उनका मतलब एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये रीड करना जरूरी है कि y एक्सिस में क्या है, x एक्सिस में क्या है। जब यही ग्राफ xt के लिए था, तो उसमें ये रेस्ट पे था पार्टिकल। अब ये vt के लिए सेम ग्राफ है, तो इसमें पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना। तो आप ग्राफ को देखकर जज मत कर लिया करें कि वो क्या कर रहा है, आप रीड कर लिया करें कि भाई y एक्सिस और x एक्सिस में क्या क्वांटिटीज है। क्योंकि ग्राफ एक जैसे दिख सकते हैं, बट अगर क्वांटिटीज बदल दी जाए तो फिर वो एक जैसे उनका मतलब होता नहीं है ना। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये पहला टाइप का ग्राफ था, तो इसको रीड कर लिया हमने। ऐसे जल्दी जल्दी रीडिंग ले लेते हैं। जैसे मैं आपको एक दूसरा ग्राफ दे दूं ऐसे t और ये v, तो आप जानते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो बच्चों स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। तो इसके स्लोप के बारे में आप क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप जो है बच्चों वो पॉजिटिव है, तो आपको ये बता रहा है कि इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। एंड आपका बच्चों इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये ऐसा मोशन है नॉन यूनिफॉर्म जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है बच्चों, इसलिए वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। कुछ नहीं पता हमें तो हम बोलेंगे कि ये ओरिजिन से चल रहा है और ये राइट की डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहाँ पे जीरो वेलोसिटी थी, लेकिन एक्सेलरेशन राइट की तरफ था, तो वो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये आगे इसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी और ये कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो ये इसका मतलब हो गया है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। उसके बाद फिर आप देखें तो मतलब ये कैसा मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको याद रखना है, जब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो तो यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है तो कैसा मोशन होगा बच्चों? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो ये इसका रीडिंग है। फिर वैसे हम थर्ड ग्राफ को अगर रीड करें, आपको इस टाइप से दिया जाए कि भाई एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, इस तरीके से है, ये टाइम है, ये v है, और आपको ये ग्राफ दिया जाए और ये v नॉट, तो इस ग्राफ का क्या मतलब है? और मान लीजिए कि आपको t इक्वल्स टू 0 पर ये बोला गया है कि x जो है वो माइनस एक्स नॉट से। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अब इसकी एक्चुअल पोजीशन क्वेश्चन में ही दे दी गई। तो ये ओरिजिन है, तो ये पार्टिकल भाई ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव है ना, माइनस एक्स नॉट से इनिशियल रफ्तार इसकी v नॉट है, और इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो अब इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये ओरिजिन को भी क्रॉस करेगा और कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा, ये सीधा ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसकी रीडिंग हमने कैसे की। ऐसे जल्दी जल्दी और हम रीड कर लेते हैं भाई प्रकार के ग्राफ्स को। तो जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चों इस टाइप से है vt ग्राफ, ये आपका टाइम एक्सिस, ये आपका v एक्सिस, और ये आपका बच्चों v नॉट, और ये ग्राफ इस तरीके से, और ये कोई टाइम t1 है ना बच्चों। अब ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है मोशन का? अगर हम एनालिसिस करें तो देखो इस ग्राफ में बताया गया है कि मान लो पार्टिकल जो है बच्चों वो ओरिजिन से चल रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो थी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो वो राइट साइड जाएगा कितनी रफ्तार से? v नॉट रफ्तार से, t इक्वल्स टू 0 पर। फिर क्या होगा बच्चों, आप ध्यान से देखो तो t1 टाइम तक इसका जो स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप नेगेटिव है, आप देखो मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है। तो जब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट होता है बच्चों, तो होगा क्या कि यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऊपर साइड वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है t1 टाइम के लिए। तो t1 टाइम तक इसकी रफ्तार डिक्रीज हो रही है, क्योंकि t0 से t1 टाइम के लिए वेलोसिटी तो पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन एक्चुअली में अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, तो इसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होगी, कम होगी, कम होगी, वेलोसिटी स्पीड डिक्रीज होगी, और t1 टाइम में देखो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई,
तो जीरो हो गई यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई t1 टाइम, और फिर उसने पलटी मार ली है और वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है और एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है ही। तो अब इसकी स्पीड ऐसे बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी और वो ओरिजिन को क्रॉस कर जाएगा, फिर वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा, पीछे की तरफ भाग जाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है। तो ये इस तरीके से आप मोशन को एनालाइज कर सकते हो बाय यूजिंग वीटी ग्राफ्स, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों की वीटी ग्राफ हम कैसे रीड करते हैं। अच्छा, अगर इसी वीटी ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ अगर बनाना हो, आपसे बोला जाए कि बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ बनाइए, है ना, इसी वीटी ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट करना है स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड और टाइम ग्राफ, अब ध्यान से देखो, इसमें वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, स्पीड घट रही है ना, तो स्पीड तो घटेगी पहले t1 टाइम तक, उसके बाद फिर स्पीड बढ़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी नेगेटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। लेकिन स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव होती है। मतलब ये जो नेगेटिव वेलोसिटी वाला पोर्शन है, ये रफ्तार तो बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव की जगह इसको कहाँ दिखाना चाहिए हमें, पॉजिटिव में, अगर हम स्पीड की बात करें, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है कि डायरेक्शन को चेंज करना, बट स्पीड में डायरेक्शन हम देखते नहीं है, हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो इसलिए, और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, ये मैंने आपको लिखवाया था जब बेसिक डेफिनेशंस पढ़ाए थे। तो करना क्या चाहिए कि जो वीटी ग्राफ में नेगेटिव वाला पार्ट होता है ना बच्चों, जो टाइम एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, उसको टाइम एक्सिस के ऊपर बनाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, जो वेलोसिटी का नेगेटिव वाला पार्ट है, उस पार्ट के लिए ऐसा मानो कि ये टाइम एक्सिस एक मिरर है। तो मिरर के लिए जो ये लाइन है, तो इसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे ऐसे ऊपर, इस तरीके से अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, तो जहां पे वेलोसिटी जिस रीजन में नेगेटिव हो, उस रीजन में टाइम एक्सिस को मिरर मान के उसकी मिरर इमेज बना दिया करो, तो आपको स्पीड टाइम ग्राफ मिल जाया करेगा। ये सबसे आसान तरीका है स्पीड टाइम ग्राफ को ड्रॉ करने का, किससे, वीटी ग्राफ से। तो हम करेंगे, टी टाइम तक तो पॉजिटिव थी तो यही रहेगा, उसके बाद आप मिरर कर लो तो ये ऐसे नीचे आ रहा था वीटी ग्राफ में, अब ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे ड्रॉ किया जाता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, और ग्राफ की अगर हम बात करें, तो जैसे फिफ्थ ग्राफ समझ ऐसे बनाया गया है, सपोज ये आपका टाइम है, ये आपका वेलोसिटी है, और बच्चों ये इस तरीके से मान लीजिए, ये माइनस वी नॉट, और ये बच्चों है आपका टाइम t1। तो इससे हम क्या समझेंगे, इससे भी देखो, आप मान लो कि ये पार्टिकल ओरिजिन पे था, तो यहाँ से तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई जो इसका स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता है स्लोप कांस्टेंट होता है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। उसके बाद इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ये ओरिजिन से पीछे की तरफ भागा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इसकी रफ्तार कम हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, और कम होकर वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी, कितने टाइम में बच्चों, t1 टाइम में। फिर वो यू टर्न लेगा, उसके बाद वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो फिर उसकी रफ्तार बढ़ेगी, ओरिजिन को क्रॉस कर जाएगा और कभी भी लौट कर नहीं आएगा, तो इसकी रफ्तार भी t1 टाइम पे जीरो होगी। और वैसे भी देखो बच्चों, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी जिस पॉइंट पर अपना क्या चेंज करती है बच्चों, साइन चेंज करती है, साइन चेंज करता है, उस टाइम पर वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही होती है, यू टर्न ले रही होती है। देखो यहाँ पे t1 टाइम में वो प्लस से माइनस हुई, या इसमें माइनस से प्लस हुई, तो जब वो साइन चेंज कर रही होती है यानी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है उसको जीरो से कट करना पड़ेगा, तो उस समय पे रफ्तार जीरो होगी और वो यू टर्न ले रही होगी, तभी तो अपना साइन चेंज कर पाएगा, डायरेक्शन चेंज कर पाएगी। अगर पहले नेगेटिव पे थी फिर पॉजिटिव थी, वो तो तभी पॉसिबल है जब उस समय पे यू टर्न मारा। तो आप ये बात याद रखना कि जिस समय वेलोसिटी, जिस टाइम पर वेलोसिटी अपना साइन चेंज करती है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, या जिस पॉइंट पे कट करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उस पॉइंट पर पार्टिकल यू टर्न मारता है हमेशा, है ना। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है बच्चों, ठीक। इसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप स्पीड टाइम ग्राफ बना के बताइए, तो हम कैसे बनाएंगे भाई, वो भी बना सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया स्पीड टाइम ग्राफ बनाने का तरीका, कि जिस रीजन में आपका बच्चों वेलोसिटी नेगेटिव है, उसको उसका मिरर इमेज ले लिया करो। तो ये रीजन है, तो यहाँ पे आप मिरर रख के देखो, तो इसका आपको ऊपर दिखाई देगा, यानी ये ऐसे दिखाई देगा, ये v नॉट, अगर आप इसका मिरर इमेज लेंगे, और ये t1 टाइम में, और ये तो वैसे ही रहेगा पॉजिटिव वाला। तो ये आपका वीटी ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ बन गया ना।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बातें क्लियर हैं, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे और ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम और ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमने कितने ग्राफ ड्रॉ कर लिए बच्चों, 6 तक, है ना, 5th तक। तो अगर हम 6th ग्राफ की बात करें तो मान लीजिए कि आपको ऐसा वीटी ग्राफ दिया है। अब उससे क्या समझेंगे वो देखें। ये टाइम, ये वी वेलोसिटी, और ये ऐसा ग्राफ है। तो ये मान लो आपका t1 टाइम है, ये मान लो आपका t2 टाइम है ना, और इस तरीके से ग्राफ चल रहा है। तो यहाँ से आप क्या समझेंगे, तो यहाँ पे आपको फिर सेक्शन में एनालिसिस करनी पड़ेगी। याद है हमने ऐसा एक्सटी में भी किया था। तो वहां पर क्या होगा बच्चों, देखो आप, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका टाइम जो है, पहला केस, टाइम जो है वो 0 टाइम से लेकर t1 टाइम तक देखें आप, टाइम t0 से लेकर t1 टाइम तक देखें, तो हो क्या रहा है कि t1 टाइम तक इस ग्राफ का स्लोप घट रहा है। आप देखो पॉजिटिव है बट घट रहा है। इसका मतलब इस वाले रीजन में आपका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है। देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है, तो वो स्लोप जो होता है वीटी का वो एक्सेलरेशन बताता है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है। और बच्चों आपका जो वो है वेलोसिटी, तो आपकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो लगातार बढ़ रही है ना, लगातार बढ़ रही है। कहाँ तक, t1 टाइम तक। ऐसा क्यों है, क्योंकि 0 से t1 में आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी बच्चों पॉजिटिव है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 0 से t1 टाइम में वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। भले ही एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा हो, लेकिन जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है वो दोनों पॉजिटिव हैं। तो आपका बच्चों रफ्तार जो है, स्पीड जो है वो बढ़ी रही है। और t1 टाइम पे आपको ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम मिल रही है, v मैक्स है ना, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी को टच कर रहा है। उसके बाद फिर वेलोसिटी क्या करना चालू करती है, डिक्रीज करना चालू करती है। अब इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी क्यों डिक्रीज करना चालू कर रही है, क्योंकि अब देखो आप इसका जो स्लोप है, यहाँ पे एक्सेलरेशन t1 टाइम पे 0 हो चुका है और उसके आगे अब जो स्लोप है वो नेगेटिव हो चुका है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। मतलब सेकंड हम ये देख सकते हैं कि एट t इक्वल्स टू t1 टाइम आपकी वेलोसिटी बच्चों मैक्सिमम हो जाती है एंड एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। फिर t1 टाइम के बाद क्या हो रहा है, तो अगर हम t1 के बाद की बात करें, एट t इक्वल्स टू ग्रेटर देन t1, तो आपका बच्चों एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि स्लोप नेगेटिव हो गया। और अब इसका जो स्लोप है वो बढ़ रहा है लगातार, है ना, देखो फिसलना बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। और वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी बच्चों आपकी पॉजिटिव है, तो अब रफ्तार घटेगी। अच्छा ये रफ्तार कब तक घटेगी, t2 टाइम तक। t2 पे आपकी वेलोसिटी जो है बच्चों वो क्या हो चुकी है, 0, है ना। तो ये जो टाइम है आपका, ये ग्रेटर देन t1 टाइम, और मतलब इसको ऐसा लिख लो आप, तो t जो है वो ग्रेटर देन t1 टाइम और लेस देन t2 टाइम। अब t2 टाइम के बाद की स्थिति देखो, जब आप t2 पे पहुंच गए तो एट t2 आपकी वेलोसिटी जो है बच्चों वो कितनी हो चुकी है, 0, बट एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि उसका यहाँ पर भी स्लोप नेगेटिव ही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव और ये है। तो अब यहाँ पर पार्टिकल यू टर्न लेगा, क्योंकि इसके पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, अब यहाँ पे उसके बाद t2 टाइम के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है बच्चों, है ना। तो आफ्टर t इज ग्रेटर देन t1 टाइम आपकी वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी बच्चों और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो अब जो रफ्तार है वो बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पर यू टर्न लेगा t2 टाइम में। अब इस सिचुएशन को अगर हम यहाँ पे बनाएं तो पार्टिकल मान लीजिए ओरिजिन चल रहा था, तो इसकी इनिशियल स्पीड जो थी बच्चों वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इनिशियली वो 0 टाइम पर 0 स्पीड था, तो पार्टिकल की इनिशियल रफ्तार 0 है, बट एक्सेलरेशन जो था बच्चों वो पॉजिटिव था, तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ लग रहा था, इसलिए वो पार्टिकल आगे चल रहा था, उसकी रफ्तार बढ़ रही थी। देखो ये कब तक चला, t1 टाइम तक। तो t1 टाइम पर t इक्वल्स टू बच्चों t1 टाइम पर आपकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो चुकी है। फिर मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद उसकी वेलोसिटी अचानक से घटने लगी। क्यों घटने लगी भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। मतलब अब t1 से लेकर t2 तक आपका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो गया, तो रफ्तार अब इसमें बच्चों घटने लगी। उसके बाद t2 टाइम पर उसकी रफ्तार 0 हुई, तो उसके बाद उसने यू टर्न लिया t2 टाइम के बाद,
फिर t2 टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ है क्योंकि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। तो अब इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और ये अब कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा, ये पीछे जाता जा रहा है। देखो, तो ये सिचुएशन है इस ग्राफ का, ये मतलब है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं। और इसी से अगर आपसे बोल दिया जाए कि स्पीड टाइम ग्राफ बताओ, तो यहाँ से आपको स्पीड टाइम में कन्वर्ट करना है इसको। तो कैसे कन्वर्जन करेंगे, तो t1 t2 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो स्पीड है वो पॉजिटिव ही है, लेकिन t2 के बाद इस रीजन में वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो इसका मिरर इमेज बना दो। तो देखो बच्चों, ये ऐसे बनेगा, ये आपका t1 टाइम मैक्सिमम स्पीड और फिर ये आपका t2 टाइम, और उसके बाद फिर यहाँ से बच्चों ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से इसका मिरर इमेज बन जाएगा, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर वीटी ग्राफ दिया है तो उससे हम स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपको स्पीड टाइम ग्राफ भी रीड करना आ चुका है, तो आप ऐसे स्पीड टाइम ग्राफ दिए जाएंगे तो आप उनको रीड कर लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे स्पीड टाइम ग्राफ बनाना होगा तो वो भी बना लेंगे। यहाँ पे मैं एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये आपका बच्चों कौन सा ग्राफ है, ये एक्सटी ग्राफ है ना। और एक्सटी ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ये हमने पढ़ा था एक ग्राफ इस तरीके से। और मान लीजिए कि ये पहला ग्राफ, और ऐसा ही कुछ आपको क्वेश्चन में दूसरा ग्राफ दिया है, ये ऐसे, ये टाइम है ये स्पीड है ना। ये दोनों ग्राफ अलग अलग मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वो एक जैसे मोशन दिखे ऐसा जरूरी नहीं है ना। ये वीटी ये अलग टाइप का मोशन दिखा रहा है और ये एक्सटी ये अलग टाइप का मोशन दिखा रहा है ना बच्चों। तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। वैसे ही आपको यहाँ भी 2-3 पॉइंट्स दिए हैं, ए बी एंड सी, है ना। तो आपसे इन दोनों ग्राफ में पूछा है कि भाई आपको वो पॉइंट बताना है इन दोनों ही ग्राफ में जिस पर पार्टिकल ने यू टर्न मारा है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिफाई द पॉइंट on both graphs at which particle takes U-turn। तो दोनों ग्राफ में आप बताइए, इस ग्राफ में कौन सा पॉइंट है जिसमें पार्टिकल ने यू टर्न मारा है, और इस ग्राफ में वो कौन सा पॉइंट है जिसमें पार्टिकल यू टर्न ले रहा है। क्या दोनों सेम पॉइंट हैं, ये भी आप बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो आप अगर मोशन चेक करेंगे तो ये पार्टिकल ओरिजिन से चालू हो रहा है और इसकी वेलोसिटी बच्चों स्लोप नेगेटिव है, तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो ये पहले पीछे गया है, फिर ये -x0 दूरी तक गया है और -x0 से फिर ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो -x0 पर जो आपका पॉइंट बी है वहां पे यू टर्न लेके वापस ओरिजिन पे आया और फिर वो ओरिजिन से राइट की तरफ जा रहा है। इसमें अगर आप एनालाइज करोगे तो इसमें क्या हो रहा है भाई, कि आपका जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी पहले 0 है तो वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, तो पार्टिकल पीछे की तरफ आया है। फिर पार्टिकल की रफ्तार बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है बच्चों इस बी पॉइंट तक, और आपका वो वेलोसिटी भी नेगेटिव है ना, नेगेटिव नीचे की तरफ है ना। तो इसकी रफ्तार बढ़ रही थी, तो इसकी रफ्तार मैक्सिमम हुई होगी बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे इसकी रफ्तार मैक्सिमम हुई है, ध्यान से देखो आप, 0 नहीं हुई है, तो ये यू टर्न वाला पॉइंट नहीं है। उसके बाद ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है बट वेलोसिटी नेगेटिव है, तो उसकी रफ्तार अब घटने लगेगी, घटेगी। तो यहाँ पे सी पॉइंट पर घटते 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 सी पॉइंट पे ये रफ्तार 0 होगी। जब रफ्तार 0 होगी तो उसके बाद यू टर्न मारेगा, फिर वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव हो गया तो उसने यू टर्न ले लिया है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो उसकी रफ्तार अब बढ़ती जाएगी और ये कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो देखो, इसने यू टर्न लिया है सी पॉइंट पर और इसने यू टर्न लिया है, तो आप ऐसा समझेंगे जो एक्सटी ग्राफ होता है उसमें जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, चाहे टाइम एक्सिस के ऊपर चाहे टाइम एक्सिस के नीचे, वो आपका यू टर्न वाला पॉइंट होता है। तो पहले केस के लिए आपका ये बी आंसर है, बी पॉइंट, बी वो पॉइंट है जिसपे पार्टिकल ने यू टर्न लिया है पहले वाले केस के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम में। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वही सेम नेचर का ग्राफ दिख रहा है, बट यहाँ पे मोशन इंटायरली डिफरेंट है, यहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है।
तो यहाँ पर सी पॉइंट पर इसने अपनी क्या चेंज किया, साइन। तो मैंने आपको कई बार बोला जब साइन चेंज करता है वीटी ग्राफ में तब उसने यू टर्न मारा है। तो सी पर सेकंड केस में आपका जो यू टर्न वाला पॉइंट है वो आपका सी पॉइंट है ना, तो सी वाला पॉइंट है जिस पर पार्टिकल ने यू टर्न मारा। तो आपको मैंने पहले ही बताया, इस बात को फिर से यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि एक दो ग्राफ जो है वो सेम दिख सकते हैं बट सेम होते नहीं है ना। तो ये रीड करना बड़ा जरूरी है कि आप कौन से ग्राफ को डील कर रहे हो। एक्सटी को कर रहे हो तो उसमें चीजें इंटायरली डिफरेंट होंगी, बल्कि नेचर सेम है ग्राफ का, और वीटी ग्राफ में चीजें इंटायरली डिफरेंट होंगी जबकि नेचर सेम है ग्राफ का, है ना। तो आई होप आप अब मेरा पॉइंट समझ पाए होंगे ना। तो इसको अपने माइंड में रखना बच्चों, बिना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को रीड किए हुए कि किसके ग्राफ की बात कर रहा है वो आप आंसर नहीं दे सकते ना। और जिस बच्चे को ये रीडिंग नहीं आती, रीडिंग करना नहीं आता, वो ऐसे सवालों का जवाब दे ही नहीं सकता। इसलिए रीडिंग ऑफ ग्राफ्स बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए मैंने आपको पहले रीडिंग सिखाया है कि ग्राफ की रीडिंग कैसे की जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। देखिए बच्चों, हमने एक्सटी ग्राफ को रीड करना सीख लिया, वीटी ग्राफ को रीड करना सीख लिया। अब एक दो ग्राफ और रीड करना सीख लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम के, ना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। वो पूछ ले तो वो भी हमें बनना चाहिए। तो एटी ग्राफ, तो आप अब हेडिंग डालेंगे एटी ग्राफ्स। जैसे इसमें मैं फर्स्ट केस की बात करूं भाई, तो आपका मान लीजिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है। फिर से वही सिंपल सा ग्राफ हम लेते हैं जो पैरेलल टू टाइम एक्सिस वाला है ना, और इसमें इसकी वैल्यू ए नॉट है या कोई भी आप वैल्यू ले लो। तो यहाँ से आप क्या समझेंगे, देखो ये पैरेलल है तो हर टाइम में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ये तो हमें समझ में आता है। तो यहाँ पे स्लोप की तो बात करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसका स्लोप कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं हमें, है ना। तो स्लोप की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और क्योंकि टाइम एक्सिस के अबव है तो आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि इसका जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो पॉजिटिव है ना। तो ये दो बातें आपको समझ में आई इस ग्राफ से कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर जीरो नहीं है, वो कांस्टेंट है, तो ये मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, ये तो हमें समझ में आता है। यानी ये वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा। अब कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं जब उनसे सवाल किया जाता है कि बताइए वेलोसिटी का क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर वो इंक्रीज कर रही है क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन ये गलत है। एक्चुअली में इसमें तीन सिचुएशंस हो सकती हैं बच्चों। ये हो सकता है, आप बेसिकली ये कमेंट ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये कमेंट कर सकते हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। ये तो कमेंट कर ही नहीं सकते हो कि वेलोसिटी या स्पीड का क्या हो रहा है, वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी ही नहीं पता ना। तो यहाँ पे तो तीन केस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो पार्टिकल रेस्ट पर है, तो आपका एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो आगे की तरफ लगा है। तो पार्टिकल, आप जानते हो जब पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मूव करता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मूव करेगा। एक्सेलरेशन क्योंकि पॉजिटिव है तो अब वो वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी और रफ्तार बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, और वो आगे जाता जाएगा, कभी भी लौट कर नहीं आएगा। पहला केस तो ये बन सकता है। दूसरे केस में ये हो सकता है कि भाई पार्टिकल ओरिजिन से चालू कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी अब जीरो नहीं है और राइट की तरफ है, और एक्सेलरेशन भी कैसा लगा है बच्चों, राइट की तरफ। तो ऑब्वियसली बात है उसकी इनिशियल वेलोसिटी से और स्पीड इंक्रीज करेगी और वो आगे की तरफ जाता जाएगा और कभी भी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन तीसरे केस में ये हो सकता है कि अगर, मतलब पॉसिबिलिटीज है ना, ये आप पक्के तौर पे थोड़ी ना कह सकते हो कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप एक्सेलरेशन के बारे में तो कमेंट कर सकते हो, बट वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है ये जब तक इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता होगी तब तक आप कमेंट कर ही नहीं सकते हो। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो तो नहीं है, बट वो लेफ्ट की तरफ है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है और एक्सेलरेशन लग रहा है बच्चों आगे की तरफ, एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ लग रहा है ना। तो अब इसकी स्पीड धीरे 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 क्या होती जाएगी, डिक्रीज। फिर एक समय ऐसा आएगा कि डिक्रीज होते होते रफ्तार जीरो होगी, उसके बाद ये पलटी मारेगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी और एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी, तो इसकी रफ्तार अब बढ़ेगी और ये कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये यू टर्न ले रहा है तीसरे केस में। ये दो केसेस चल रहे हैं। और बच्चों आपको एक चीज के बारे में और नहीं पता, एटी ग्राफ देखकर आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि उस पार्टिकल की पोजीशन क्या थी t इक्वल टू जीरो। देखो अभी तो मैंने ओरिजिन को लेके मान लिया है, यही तीनों केस आप सोचो तो ओरिजिन के राइट साइड भी हो सकता था। ये तीनों केस में आप को अगर बोला जाता कि ओरिजिन के राइट साइड से पार्टिकल कर रहा है, तो वहां भी एक केस ये हो सकता था कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो या राइट की तरफ हो या लेफ्ट की तरफ हो।
ऐसे ही 3 केस ऐसे भी हो सकते थे कि अगर पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे नेगेटिव लेफ्ट साइड से चालू कर रहा था तो वहां पे भी 0 से स्टार्ट कर सकता था, उसकी वेलोसिटी राइट की तरफ हो सकती थी या लेफ्ट की तरफ हो सकती थी। तो टोटल अगर सिर्फ 80 ग्राफ दिया है तो ऐसे तो भाई 9 केसेस बन गए। अब एग्जैक्ट केस पे आना है तो आपको इनिशियल कंडीशंस देना जरूरी है। बिना इनिशियल वेलोसिटी और बिना इनिशियल पोजीशन गिवन किए हुए वो आपको बता नहीं, आप मोशन को एनालाइज ही नहीं कर सकते। देखो कितने सारे केस हो गए। अब अगर कुछ दिया ही नहीं गया है तो फिर तरीका क्या है उसको सॉल्व करने का, कि आप ओरिजिन मान लेंगे और ओरिजिन पर रफ्तार को 0 मान लेंगे। और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम टाइम जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये दोनों कंडीशंस के बारे में बताता है। अगर एक्स के बारे में नहीं बताएगा तो वेलोसिटी के बारे में जरूर बता देगा कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि क्या है, तो आप एनालाइज कर सकते हो ओरिजिन से लेते हुए, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो कुल मिला के बस ये मेरे को समझाना था कि 80 ग्राफ देने से आप किसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते हो, ना पोजीशन के बारे में कमेंट कर सकते हो, ना वेलोसिटी के बारे में कर सकते हो, स्पीड के बारे में कर सकते हो कि उनका क्या होगा। वो कुछ इनिशियल कंडीशन पता होनी चाहिए तभी आप कमेंट कर पाओगे, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, समझ में आया होगा। उसके बाद देखो अगर मैं दूसरे ग्राफ की बात करूं तो और भी ऐसे ग्राफ पूछ लिए जाते हैं भाई, कि मान लीजिए आपका बच्चों ये है, ये आपका 80 ग्राफ है और ये कुछ इस तरीके से दिया है आपको 80 ग्राफ ऐसे, और ये t1 टाइम है ना बच्चों। और अगर आपसे बोला जाए कि भाई t इक्वल्स टू 0 पर, ये इनिशियल कंडीशन दी गई है आपको, है ना, ताकि आपको एक पर्टिकुलर मोशन को एनालाइज करने का मौका मिल पाए। तो उस समय ओरिजिन से पार्टिकल चालू कर रहा है और उसकी रफ्तार 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब उसने t इक्वल टू 0 पे चलना चालू किया, मतलब t इक्वल टू 0 पे वो रेस्ट पे था, और आपका बच्चों एक्सेलरेशन जो मतलब पोजीशन थी वो भी ओरिजिन पे थी, और उस समय पे 80 ग्राफ ऐसा दिया है। तो आप सबको t इक्वल टू 0 पे 80 ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू है a नॉट, मतलब वो एक्सेलरेशन लगा होगा। तो पार्टिकल ओरिजिन से चालू है तो ओरिजिन पर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है t इक्वल टू 0 पर, लेकिन एक्सेलरेशन बेटा कहाँ लगा है, राइट की तरफ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन a नॉट। तो ये राइट की तरफ अब क्या होगा बच्चों, इस तरीके से इसकी स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी इसकी स्पीड, तो देखो t1 तक। अब एक्सेलरेशन भले ही डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 0 से t1 तक एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रहा है बच्चों, डिक्रीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है बच्चों वो सेम है, तो सेम है बट एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो रफ्तार बढ़ेगी। एक्सेलरेशन भले ही डिक्रीज हो रहा हो लेकिन रफ्तार क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी। और t1 टाइम पे रफ्तार इंक्रीज करते 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 भले ही एक्सेलरेशन 0 हो गया तो रफ्तार बढ़ते बढ़ते t1 समय पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन का साइन चेंज हो गया, मतलब t1 टाइम के बाद अभी तक यहाँ से लेकर 0 से t1 टाइम तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में था, भले ही वो डिक्रीज कर रहा था। लेकिन उसके बाद आपका एक्सेलरेशन जो है बच्चों t1 टाइम के बाद वो नेगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव। देखो आप, नेगेटिव हो गया मतलब अब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है और वेलोसिटी आगे की तरफ है। तो अब इसकी स्पीड क्या करेगी बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन ने अपना डायरेक्शन बदल दिया, तो अब स्पीड डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये स्पीड 0 होगी। फिर उसके बाद वहां से वो पलटी मारेगा और पलटी मारकर वो फिर पीछे आएगा, तो अब वेलोसिटी भी पीछे हो गई है और एक्सेलरेशन भी पीछे हो गया, तो अब उसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी और ऐसे वो चलता जाएगा और कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। तो अगर हमें इनिशियल कंडीशंस पता है तो हम पूरे मोशन को अच्छे से एक पर्टिकुलर केस को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन का सिंपल ग्राफ भी कितनी सारी एनालिसिस करा सकते हैं ना। तो सिंपल एक्सेलरेशन के ग्राफ जब आते हैं तो आपको इस तरीके से एनालिसिस करना आना चाहिए। बच्चे अधिकतर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को एनालाइज नहीं कर पाते ना, तो समस्या होती है। तो आई होप आपको अब ये बन जाएंगे और आप 80 ग्राफ को भी रीड कर पाओगे।